Hi everyone, welcome you all. In last lecture, we will start with new thing, it is a partial differential equation, and we discussed the introduction of partial differential equation. Also, we discussed one type of non-linear partial differential equation. Is how what is the procedure to solve it? The non-linear partial differential equation of the form function of PT. Okay. So we discussed this method. It is a working procedure for solving this type of differential equation, and also here first of all we take some more example of this type, and we continue this non-linear partial differential equation for the second method. So first we start with one more product, we solve p square plus q square is equal to, सो अगर ये ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में दैट इज अ फंक्शन ऑफ pq इक्वल टू 0. ओके, तो अगर pq इक्वल टू 0 का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो आपको टाइप 1 यूज करना है. और टाइप 1 हमने कल डिस्कस की थी, एक बार और लिखेंगे उस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज मॉडल 1. ये हो गया हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर कौन सा टाइप है वो देखेंगे यहाँ पर, विच इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ pq इक्वल टू 0. ओके, अगर और हमने कल में कर दी अगर आपका प्रॉब्लम इस टाइप का है फंक्शन ऑफ pq इक्वल टू 0 के टाइप का, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c. So the solution is given by z equal to ax plus by plus. ये हो जाएगा इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारे पास डेरिवेटिव की टर्म जो है वो दो डेरिवेटिव है, तो इसीलिए हमको कांस्टेंट भी कितने चाहिए, टू कांस्टेंट चाहिए. तो टू कांस्टेंट के लिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे थ्री कांस्टेंट है, तो इसको हमको दो कांस्टेंट में रिड्यूस करना है. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियल. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियल. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा पहली टर्म del z by del x. अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन है मतलब क्या है, जिस टर्म में x है उसका डेरिवेटिव निकलेगा और बाकी की टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर इस टर्म में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 1 into ये हो जाएगा 1. कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, प्लस 0 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. और del z by del x को क्या बोलते हैं हम, टर्म में मिल गया p equal to del z by x. एंड del z by del y निकालेंगे तो del z by del y को क्या बोलते हैं हम, q. तो y से डिफरेंशिएट करने पार्शियली मतलब जिस टर्म में y होगा उसका डेरिवेटिव निकलेगा. तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, y का डेरिवेटिव 1 और ये भी 0. और ये आपको हर प्रॉब्लम में आपको सेम ही करनी होगी, p इक्वल टू a और q इज इक्वल टू b. ये मिलने के बाद ये वैल्यूज क्या करना है आपको, जो हमारा इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करना है. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो p की जगह पे e पुट करना है, ये हो गया a स्क्वायर, और q की जगह पे b पुट करना है, तो ये हो गया b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमें इसका यूज करके आपको एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है. मतलब एक तो आप a को एलिमिनेट कर सकते हैं या आपको b को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इसका यूज करके आपके पास दो मेथड है. आप इसका यूज करके a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं या आप b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस b स्क्वायर. ओके, और a क्या मिल जाएगा, इसका इंटू 1 माइनस b स्क्वायर. अभी यहाँ पे डबल वैल्यू देगा ये प्लस माइनस, क्योंकि अगर कोई भी टर्म का स्क्वायर अगर पॉजिटिव स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर रियल नंबर है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हो सकता है. तो यहाँ पे वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो सिंपली क्या करना है आपको, a की वैल्यू सॉल्यूशन में पुट करना है, वी गेट 8.6. So therefore equation 2 implies z equal to a ax. What is the value for a? Plus minus under root 1 minus b square x plus by plus. इस
इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखिए b का फंक्शन है b, b और c, तो b और c दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, व्हिच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कल एक प्रॉब्लम देखा था हमने, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम कंसीडर किया है उसका, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो एक और प्रॉब्लम ले लेंगे उसका, फिर क्या होगा ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप एक्चुअली इसमें क्या करना है। So we consider one more problem. So I will change the differential equation is here, and this also changes. Okay. So differential equation is given by P plus Q plus P2 equal to 0. ये differential equation को solve करना है। So again procedure वही है। First write down the given differential equation P plus Q plus P2 equal to 0. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म आपको मिलेंगे, एक होगा P और एक होगा Q। तो इसको हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ P2 is equal to 0। अगर इस टाइप का है तो सॉल्यूशन तो यही होगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो सॉल्यूशन हमारा मिल गया z equal to ax plus by plus c। बाद में ये प्रोसीजर भी सेम, डिफरेंशिएट करो x plus x से पार्शियल, तो आपको p equal to a और q is equal to b मिल जाएगा। इसके बाद फिर प्रॉब्लम चेंज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। आपके प्रॉब्लम में क्या वैल्यूज है उस तरीके से ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू a और q की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में भी पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद p की जगह पे a रखना है, तो a प्लस q की जगह पे b रखना है, तो b प्लस pq मतलब ab इक्वल टू c। अभी यहां से मुझे एक तो a की वैल्यू निकालनी है या b की वैल्यू निकालना है। तो पहला दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा इजी था, लेकिन इस प्रॉब्लम में थोड़ी आप गलती कर सकते हैं। अभी गलती क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं a की वैल्यू a इक्वल टू, मैंने उधर शिफ्ट कर दिया माइनस b माइनस c, हो गई a की वैल्यू। देखिए हमारे जो प्रोसीजर है जिसमें आपको a की वैल्यू है b के फॉर्म में निकालना है, लेकिन अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे b भी है और यहाँ पे a भी है, मतलब a में हमको a नहीं चाहिए और b में हमको b नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इस टाइप से अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए a की जगह पे आप b ला रहे हैं, तो a की जगह पे e भी है और b भी है, मतलब यहाँ पे आई थिंक 3 कांस्टेंट बनेंगे, लेकिन हमको दो ही कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू पे आपको a की जगह पे b चाहिए या b की जगह पे e चाहिए, मतलब a इज अ फंक्शन ऑफ b और b इज अ फंक्शन ऑफ a। तो डायरेक्ट आप इसको ये करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मिक्स टर्म है और ये दो टर्म सेपरेट सेपरेट है, तो इसमें से एक और इसमें ये मिक्स टर्म, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देंगे, फिर बाद में आपको वो वेरिएबल की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a को एज इट रखता हूँ प्लस, देखिए ये जो टर्म है इसमें से मैं b कॉमन ले सकता हूँ, तो b मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा। अभी यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ b into 1 plus a, ये टर्म एज इट इज, ये को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया माइनस a, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर b, b इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 plus a। यहाँ पर आप देखेंगे तो b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू सिर्फ a के फॉर्म में, तो हमारा काम हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और इसको कंबाइन करके a को कॉमन निकालो और बाकी के टर्म उधर शिफ्ट कर दो, तो आपको फिर a की वैल्यू b के फॉर्म में मिलेगी। तो दोनों में से कोई एक काम करना है, तो b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो z इक्वल टू, अभी हमें b को रिप्लेस करना है, तो a एज इट इज रहेगा ax, b की वैल्यू कितनी है माइनस a अपॉन 1 प्लस a, तो प्लस माइनस इज माइनस y, ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन व्हिच इज ठीक। तो ये हो गया टाइप 1 हमारा, जो कि आप इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। और एग्जाम में जो शॉर्ट स्पेशल केसेस हम बात कर रहे हैं, जैसे कि PQ बाद में PQ से आएगा, बाद में PQX आएगा, तो पोलराइज इक्वेशन आएगा, तो स्पेशल केस में प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, और इसका प्रॉब्लम आएगा तो आपको 4 या 5 मिनट का प्रॉब्लम है। तो पहले केस बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको प्रोसीजर याद रखना है,
कि फंक्शन ऑफ पी क्यू चाहिए और पी क्यू अगर है तो सॉल्यूशन ये रहेगा और p इक्वल टू हमेशा ये आएगा और q इज इक्वल टू p आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे a और b यूज करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको a और b यूज करना है, आप यहाँ पे कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c भी यूज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे p की वैल्यू फिर आपको कैपिटल a मिलेगी, q की वैल्यू कैपिटल b मिलेगी, मतलब जो भी p की वैल्यू आएगी वो x का कोएफिशिएंट रहेगा और जो q की वैल्यू आएगी वो y का कोएफिशिएंट रहेगा। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप देखेंगे अभी। So type 2, function of p, q, z equal to 0, that is x and y are same। तो सेकंड टेस्ट ऐसा है कि सेकंड टेस्ट में क्या है, हमारे पास तीन फंक्शन प्रेजेंट रहेंगे। पहले इसमें हमने देखा था कि दो फंक्शन प्रेजेंट रहेंगे, जो टर्म प्रेजेंट रहेंगे जो कि p और q होंगे। हमने एक वहां पे बढ़ा दिया अभी z को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब ये दो जो है कैलकुलेट इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम देखेंगे। तो पहले मेथड डिस्कस करेंगे। तो आपको कंसीडर क्या करना है, जनरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है हमको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब z का आंसर निकालना है। जैसे कि पहले प्रॉब्लम में देखा था हमने z इक्वल टू समथिंग दिया था, मतलब हमको z का ही आंसर निकालना है। तो इसमें भी हमको z का ही आंसर निकालना है और z का आंसर किसमें आएगा, x और y के फॉर्म में आएगा, क्योंकि z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है और कांस्टेंट पे आएगा इसमें। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब फॉर्म होता है, जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। तो हमारे पास तो अभी दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, तो z का आंसर जो हमारा x और y में आएगा प्लस वहां पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की पूरी टर्म आएगी। तो पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे कि इस मेथड में आपको क्या करना है। तो इस मेथड में हमको कंसीडर करना है लेट z be the function of u where u equal to x plus e। मेथड में आपको ये कंसीडर करना ही, अदरवाइज आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते इस टाइप का बाय शॉर्टकट स्पेशल मेथड। अदरवाइज फिर आपको जनरलाइज मेथड जो है कैलकुलेट, लेकिन उसके क्या होगा, प्रॉब्लम का डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पूरी टर्म करनी पड़ेगी। तो उसके जो रिड्यूसेस केसेस है जो है ये इस टाइप में हमने स्पेशल केसेस बना दिए उसको। तो z इज द फंक्शन ऑफ u वेयर u इक्वल टू x प्लस e। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली v। तो पहली टर्म रहेगी हमारी du by dx, x का डेरिवेटिव 1 और दूसरे टर्म में तो x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, ये मिल गया हमको 1। बाद में du by del y कितना होगा, यहाँ पे y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे y है तो इसका डेरिवेटिव y का 1 1 into is ओरिजिनल हमको क्या करना है, हमको p और q की वैल्यू जो प्रॉब्लम में हमको पुट करनी पड़ती है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने p और q निकाला था वो उसको इसमें रिसब्स्टिट्यूट किया था, वैसे यहाँ पर भी हमको p और q की वैल्यू निकालनी है। तो मैं p की वैल्यू निकालूंगा, तो p की वैल्यू क्या होती है, लेकिन हमने ऑलरेडी क्या बोला था आपने कि z इज अ फंक्शन ऑफ u, बराबर। तो z u का अगर फंक्शन है तो z को हम u से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि z किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो बाय चेन रूल दिस कैन बी रिटन एज, देखिए अगर वैल्यू वैल्यू मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, z बाय dx। तो इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। सो बाय चेन रूल इसको हम ऐसा लिख सकते हैं del z by del u into del u by del x, ठीक है, व्हिच इज इक्वल। अभी देखिए अगर z अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे हमेशा आपको पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन जैसे y इक्वल टू f ऑफ x होता है, y एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है
तो आपको क्या मिलता था, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मिलता था। तो यहाँ पे हमने जो प्रूव किया है z इज अ फंक्शन ऑफ u, सिर्फ एक ही वेरिएबल बोला है हमने, z इज अ फंक्शन ऑफ u। तो यहाँ पे ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक ही है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बनेगा आपका, क्योंकि वहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसीलिए ये dz dz by du को हम लिख सकते हैं dz by du, ठीक है। और dv by dx कितना है, 1। तो आपको मिलेगा यहाँ पे dz by, फिर अगर मुझे q निकालना है तो q के लिए क्या होगा, del z by del y। अगेन z इज अ फंक्शन ऑफ a, तो बाय चेन रूल इसका अंदर है क्या, del z by del u by del y। अगेन सेम कांसेप्ट, z u का फंक्शन है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव रहेगा, हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव रहेगा। तो ये रहेगा dz by du, और du by del y कितना है, a। तो हमें मिलेगा a into dz by, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस। और अगर आपको डिटेल में लिखना है प्रॉब्लम में, तो आपको सिर्फ क्या लिखना होगा, लेट z is a function of u where u equal to, and differentiate with respect to x and y, we get this p की वैल्यू और q की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे। तो p की वैल्यू क्या है, dz by du, और q की वैल्यू क्या है, a into dz by du। अभी p और q की वैल्यू मिल गई आपको, ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। So equation 1 implies function of dz by du e into dz by du और z equal to ये जो है ना, ये है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dz by du dz by du, और इसका ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, व्हिच इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है पिछले साल M1 में, जो हमने M1 में लास्ट यूनिट में देखे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन हायर डिग्री, यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 4 का जो यूनिट का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री। उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो उस तरीके से सॉल्व करने का मतलब उसमें जो मेथड थे, वो मेथड कौन से थे, वेरिएबल सेपरेबल थे, बाद में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, देन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, बाद में एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू पोलर फॉर्म। तो ये पूरे मेथड जो थे उसमें से कोई भी मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है। जनरली सभी मेथड यूज नहीं होंगे, कुछ एक दो मेथड है जो रिपीटली यहाँ पे हर बार यूज होंगे, तो लेकिन वो मेथड आपको मालूम चाहिए। और अगर आपका सपोज कोई बैकलॉग है फर्स्ट ईयर में, तो आपको इजीली याद होगा क्योंकि उसकी पढ़ाई आप करते हो, तो उसकी पढ़ाई अगर चालू है तो थोड़ा ना थोड़ा उसका यहाँ पे फायदा हो सकता है। यदि निकल गया तो फिर आपको वो याद रखनी है, तो वो अगर मेथड आपको मालूम नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से हमको सॉल्व करना है, और बाद में लास्ट में क्या करना है, u की वैल्यू हमको रिप्लेस करना है। u का जो भी प्रॉब्लम, u की जो भी वैल्यूज रहेगी प्रॉब्लम में, उसकी जगह पे क्या रखना है, x plus a। तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको सिर्फ ये करना है कि हमको कंसीडर करना है कि z इज अ फंक्शन ऑफ u वेयर वैल्यू ऑफ u इज गिवन बाय x plus a, और बाद में आप इसको ये स्किप करके आप डायरेक्ट p इक्वल टू dz by du और q इक्वल टू a into dz by du ये भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट किया तो चलेगा, क्योंकि मेथड ये क्यों वैसे ही मैंने यहाँ पर बताया आपको कि p की वैल्यू कैसे निकली और q की वैल्यू कैसे निकली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया, और ये टाइप आपको तभी यूज करना है जब प्रॉब्लम किसका रहेगा, p q z का रहेगा, जहाँ पे तीन वेरिएबल रहेंगे a q और z। तो बाय यूजिंग दिस टाइप वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम। सॉल्व p 1 plus q equal to qz।
ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस मेथड। इसको मैं तो प्रोसीजर इस टाइप की है और आप प्रॉब्लम में पूरा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसको बोलता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रोवाइडेड इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए p है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, ये q है, ये q है और ये z है। मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है p, एक है q और एक है z। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 यूज नहीं होगा, क्योंकि टाइप 1 कब यूज होगा जब p और q रहेगा। तो यहाँ पे p q और उसके साथ क्या है z। तो देयरफॉर व्हिच इज ऑफ द टाइप, व्हिच इज और द टाइप क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ p q z इक्वल टू c। अभी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में क्या करना है आपको, लेट z be the function of u such that u equal to x plus e1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसका यूज होगा। आखिरी में हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x and y पार्शियली। यहाँ पे भी मैं आर यूज करता हूँ और जो वैल्यूज p और q की वैल्यूज निकालना है, हमारे एम क्या है यहाँ से p और q की वैल्यू निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x and y पार्शियली वी गेट, तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या होती है del z by del x, बराबर। p की वैल्यू मुझे निकालना है, तो del z by del x। z किसका फंक्शन है, u का, तो ये क्या हो गया del z by del u और del u by del x। कहां से आ गए, बाइजिंग चेन। तो z u का फंक्शन है, इसलिए ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया dz by du और del u by del x मतलब कितना होगा 1, ये मिल गया। वैसे q क्या मिलेगा मुझे, del z by del u, अगेन बाय चेन रूल, del z by del u by del y। ओके, अगेन del u by del y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये और ये पार्शियल बिकम्स कंप्लीट, इज dz by। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा p और q की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। अब ये p और q की वैल्यू क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 में सॉल्व पुट करना है। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इक्वेशन 1 में हमें पुट कर देंगे। तो p है यहाँ पर, p की वैल्यू कितनी है dz by du इन ब्रैकेट 1 plus q, 1 plus q की वैल्यू कितनी है a into dz by du इक्वल टू q, q कितना है अगेन a into dz by du और into कितना है z। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अभी ये इक्वेशन जो रहेगा ये रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो कि हम मैथमेटिक्स 1 में जो मेथड यूज किए थे उसको कोई ना कोई यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। ये क्या किया मैंने p और q की वैल्यू से गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। अभी मैं कैंसिल देता हूं, कुछ कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पर dz by du है, यहाँ पे dz by du है, तो दोनों साइड में टर्म सेम है, इसलिए ये टर्म होगी कैंसिल। तो मुझे क्या मिलेगा 1 plus a into dz by du equal to dz। ओके, अभी मुझे डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले 1 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो मुझे मिलेगा a into dz by du equal to az minus। अभी सबसे बेसिक मेथड जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आप किसी इक्वेशन के वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ पर z है और यहाँ पे u है, तो z और u हो गए हमारे वेरिएबल। तो आप अगर z को z के साथ कंबाइन करेंगे और u को अगर u के साथ कंबाइन करेंगे, ऐसा अगर पॉसिबल होगा तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर dz है, ये कांस्टेंट है और ये du है, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये टर्म जो है ना ये प्योरली z की टर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है और इसके अंदर z मतलब ये किसका फंक्शन हो गया, z का फंक्शन। तो इसको अगर हम z के साथ कंबाइन कर देंगे तो हमारा काम बन गया, बराबर। तो
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ z के साथ इसको कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a एज इट इज, dz ऊपर ही चाहिए मुझे, ये dz अपॉन ये az माइनस 1 इधर शिफ्ट कर देंगे हम, ये आ गया az माइनस, और इधर क्या लेगा v। अभी इसको ऑब्जर्व करो आप, a कांस्टेंट है, ये पूरा z का फंक्शन है, और यहाँ पे तो सिर्फ u की टर्म है, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, व्हिच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो सबसे बेसिक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो कोई भी मेथड। अभी वेरिएबल सेपरेबल आ गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन लेना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, so integration of a dz upon az minus 1 is equal to integration of du। so integration of du to u हो गया, कांस्टेंट क्या आएगा c, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा c, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सोचो थोड़ा क्या हो सकता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, तो इसको हमको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक टर्म ऑब्जर्व करेंगे, देखिए नीचे की जो टर्म वेरिएबल कौन सा है हमारा z, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं z से, तो मुझे क्या मिलेगा, az minus 1 का डेरिवेटिव a minus 0 दैट इज a, जो कि यहां पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x अपॉन f of x dx इज इक्वल टू log of x। मतलब नीचे की कोई टर्म अगर प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो उसका आप az minus 1, इसका अगर डेरिवेटिव में लिखता हूं, तो इसका डेरिवेटिव होगा z का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, ये तो 0 हो गया, 1 into a is a, इसका डेरिवेटिव आता है a, तो ये ऊपर प्रेजेंट है। तो नीचे के टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है, तो फार्मूला क्या है, log of that term, तो यहाँ पे वो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, log of az। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। मुझे अब क्या करना है, u की वैल्यू रिप्लेस करना है। u की वैल्यू कौन सी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर u, x plus a, तो log az minus 1 is equal to x plus a plus, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, which is required complete। तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेथड को देखना है, कौन सी मेथड यहाँ पे यूज हो सकती है। तीन वेरिएबल है p q z, तो हमारे पास तीन वेरिएबल के लिए मेथड है, जिस मेथड में हमको u को कंसीडर करना है, और बाद में हमको p की वैल्यू और q की वैल्यू ये निकालकर इसमें पुट करके जो भी इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करना है बाय प्रीवियस जो भी मेथड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उस मेथड से। और जो मेथड आएगी उसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले तो मस्ट है, और अगर आपको इंटीग्रेशन तो आपको बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि 11वीं में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, 12वीं में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, डबल भी पढ़ा होगा, ट्रिपल भी पढ़ा, तो यू आर द इंटीग्रेशन चैंपियन ना, इसलिए इंटीग्रेशन तो आपको आनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, इसके बाद का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करेंगे, और इसका बाद का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको प्रॉब्लम में आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, और प्रॉब्लम गलत हो गया तो क्या होगा, अगेन वही अक्टूबर मार्च एंड हो जाएगा। इसके कारण थोड़ा सीरियस कीजिए, इंटीग्रेशन के फार्मूले अगर आपको मालूम है तो अच्छी तरह उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया इस टाइप। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे हम, फिर आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और कुछ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पुराने जो पेपर है यूनिवर्सिटी के या कहीं पर टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम आप देखकर वहां पे सॉल्व करके उसके आंसर मैच करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो एक और प्रॉब्लम ले लेंगे हम इसका, इस इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूं उसे, p 1 plus q square is equal to q into z minus e, इसको बोल दिया इक्वेशन, क्या है प्रॉब्लम है। सो अगेन प्रोसीजर वही है, यहां तक तो सही है,
बात देखिए क्या है। So given differential equation p1 plus q square is equal to q into z minus a quadratic equation. वेरिएबल देखो कौन से p है, ये कांस्टेंट है, q है, p और q में क्या q इन q z z ये कांस्टेंट, मतलब तीन ही वेरिएबल प्रेजेंट है हमारे पास p q और z। मेथड कौन सी है, यही कंटिन्यू करेंगे हम। लेट z be the function of u such that u equal to x plus ay। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, we get p equal to this and q is equal to this। क्या होगा, तो कुछ चेंज नहीं करना है, इसके बाद जो चेंज करना है वो देखेंगे। इसके बाद जो चेंज करना है वो अभी चेंज करेंगे। तो ये इक्वेशन उठाकर कहां पर रखना है आपको, गिवन इक्वेशन में। तो p की वैल्यू पुट कर दो, dz by du इन ब्रैकेट 1 प्लस यहां पे है q का स्क्वायर, q कितना है a dz by du, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और dz by du का स्क्वायर हो जाएगा dz by du का स्क्वायर ब्रैकेट which is equal to q कितना है a dz by du, और यहाँ पर z माइनस a है तो z माइनस a। तो हमने क्या किया, जो भी p और q की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट थी वो हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, और अब हम इसके बारे में सोचेंगे कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कुछ कैंसिल हो सकता है दोनों साइड का, कुछ अगर क्या होगा कुछ सेम है कैंसिल हो सकता है, तो क्या होगा हमारा प्रॉब्लम से जीरो। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे dz by du और वहां पे dz by du सेम है, ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे एक इश्यू, अगर आपको इश्यू समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं अगर आया होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये इश्यू क्या है। आप प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम में p q z है, लेकिन वहां पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है जो हमारे पास है a, और प्रोसीजर में भी हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है जो भी है a, लेकिन प्रोसीजर का a और प्रॉब्लम का a क्या है, अलग अलग। और अगर मैं उसको सेम रखता हूं तो आगे जाकर क्या इशू होगा, a और ये कहीं पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो आप कैंसिल कर देंगे, कहीं पर अगर पॉजिटिव मिल गया तो आप डबल कर देंगे, डिवाइड मिला था तो भी कैंसिल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन a और ये सेम नहीं है, ये a हमने यूज किया है और ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो ये a और a के कारण क्या होगा, प्रॉब्लम में इशू हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस a को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि a तो हमारा प्रॉब्लम में गिवन है, अब इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा ही दिया हुआ है, ये हमने दिया है। तो जैसे कि प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम इसको b कर देंगे, इसको कर देता हूं मैं b1। तो यहाँ पे b करने के बाद यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, फिर b मिलेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा b हो जाएगा। तो अभी आपका आंसर है, तो यहाँ पर जो टर्म है ये आएगी हमारी b, या तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसको इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 प्लस a स्क्वायर इनटू dz बाय du स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया dz माइनस a। अभी हमको इस टर्म की वैल्यू चाहिए डेरिवेटिव की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक क्रॉस वर्ड का उधर शिफ्ट कर देंगे, a स्क्वायर dz by du स्क्वायर इज इक्वल टू bz माइनस a माइनस। अभी यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर और कुछ गड़बड़ हो रही है, q की वैल्यू q स्क्वायर था ना, तो q की वैल्यू क्या है b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी कितना है b स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी कितना है b स्क्वायर। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको इस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर देखना, तो हमें तो डेरिवेटिव अगर सिंगल ऑर्डर है तो फर्स्ट उसकी ऑर्डर अगर फर्स्ट है तो इजी हो जाएगा, तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया आपने तो ये मिलेगा आपको b dz by du, और इधर के साइड में स्क्वायर रूट ले लिया आपने तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ dz माइनस ab माइनस 1। तो dz by du की वैल्यू मिल जाएगी आपको, dz by du इक्वल टू अंडर रूट ऑफ bz, तो फिर ऐसे
कैसा काम करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट लेने के बाद। अब यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं। तो देखिए अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है dz और du। सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल के बारे में आपको सोचना है। तो b तो कांस्टेंट है तो इसका कोई इशू नहीं है। तो ये और ये वेरिएबल में से यहाँ पर देखिएगा किस वेरिएबल का फंक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप b जो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ z है। मतलब ये जो भी टर्म है वो z का फंक्शन है और z की वैल्यू तो हमारे पास ऊपर है, तो इसको मैं z के साथ कंबाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिर b dz अपॉन अंडर रूट ऑफ bz माइनस ab माइनस और बची हुई du इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया du। क्या किया, z के साथ हमने z को कंबाइन कर दिया और ये du ऊपर आ गया और b को मैंने ऐसे रखा, तो b तो कांस्टेंट है, कुछ इशू नहीं, इधर रखो या उधर रखो। तो आप अगर देखेंगे तो ये सब z की टर्म है और u की टर्म है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल, व्हिच इज वेरिएबल सेपरेबल। क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। सो ऑल इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dz अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ bz माइनस ab माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u। लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो आ गया u प्लस कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर के राइट हैंड साइड में तो कुछ इशू नहीं, u का इंटीग्रेशन u आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसका इशू देखिए। सोचिए अभी इसके बारे में। पिछला प्रॉब्लम अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे की टर्म का डेरिवेटिव ऊपर आना था। अगर आप इस टर्म को देखेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव आएगा b, 0 0 b आएगा, तो b तो ऊपर आ गया। लेकिन नीचे की जो टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये टर्म लेकिन रूट में है और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है पहले 1/2 रूट, लेकिन यहाँ पर 1/2 रूट नहीं है। तो पिछला प्रॉब्लम तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर सेकंड रिजल्ट कौन सा है जो यहाँ पे यूज हो सकता है, कोई रिजल्ट है ऐसा जो यहाँ पर यूज हो सकता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। एक और रिजल्ट है हमारे पास, वो रिजल्ट इस टाइप का है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर रहता है रिजल्ट ऐसा है, कोई फंक्शन है जिसका कोई ना कोई कुछ पावर है और उसका डेरिवेटिव भी वहां पे प्रेजेंट है, तो आंसर इज दिस। ये भी फार्मूला आपने बहुत बार लिखा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों फंक्शन में क्या मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दोनों के ऊपर भी चाहिए आपको, मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ पर ये टर्म जो है इसके ऊपर नहीं है, आपको ये तो क्लियर है कि ये जो अंडर रूट की टर्म है, अंडर रूट मतलब क्या हो गया, पावर ही हो गया, पावर। और जो अंदर की टर्म है उसका डेरिवेटिव b है, ये भी आपको मालूम है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए ये फार्मूला में यहाँ पे यूज करता है। ये टर्म आपको ऊपर चाहिए तो मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ bz माइनस ab माइनस 1, नीचे क्या है 1/2, तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया माइनस 1/2 और ये हो गया b, ये हो गया bz, यहाँ पे आ गया u प्लस c इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए अभी फार्मूला क्या है हमारा, कोई फंक्शन का पावर n, कोई फंक्शन उसका पावर n और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे, z से लेना है क्योंकि वेरिएबल z है, तो bz का डेरिवेटिव हो गया b, 0 0 b है ना आपको प्रेजेंट। तो उसका आंसर क्या है, फंक्शन का पावर आपको इंक्रीज करना है 1 से। तो फंक्शन कौन सा है हमारा, ये यहाँ पर जो है इसका पावर है ये फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, bz माइनस ab माइनस 1 रेज़ टू द पावर माइनस 1/2 प्लस, फार्मूला वही बता रहा है कि फंक्शन का पावर क्या करना है, 1 से इंक्रीज करना है, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू u प्लस c। बस हो गया सॉल्व, ये रिजल्ट यूज कर। और माइनस 1/2 प्लस 1 कितना है 1/2, नीचे 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2, बराबर। और ये माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब इसका स्क्वायर रूट, bz माइनस ab माइनस 1 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, which is the required solution। अगर आपको
लगता है तो आप इसको स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग अगर कर दिया तो ये हो गया 4, ये हो गया bz माइनस ab माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस by प्लस c प्लस व्हिच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो देखिए टाइप, अगर आपको आइडिया रहेगा, अगर आपको मेथड मालूम है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको कोई इशू नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, ये टॉपिक होने के बाद, अभी ये टॉपिक हमारा हो गया खत्म, इसके बाद आप क्या कीजिए, इसकी प्रॉब्लम निकालिए, कोई बुक में होगा या यूनिवर्सिटी के पेपर जो पेपर सेट होंगे उसमें भी प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम होंगे, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है तो ये आपका अच्छे से इसकी पढ़ाई हो जाएगी। अगर कुछ डाउट आता है आपको ये सॉल्व करने के लिए, तो आप वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे